तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सल्तनत काल की शुरुआत। तो इसके पहले हमने बताया था सल्तनत काल के शुरुआत के पहले एक मैंने क्लास लिया था। इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किस तरीके से सल्तनत काल की शुरुआत हुई और सल्तनत काल में सबसे पहला जो वंश आया, किस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम होते हुए भी यहाँ पर आकर और वह यहाँ का शासक बन बैठा और वह कुतुबी वंश के नाम से जो शासन किया। चूँकि वह एक ग़ुलाम था मोहम्मद गोरी का, तो उसने ग़ुलाम वंश के नाम से यहाँ पे शासन करना शुरू किया और उसने जो शासन का प्रबंध किया। चूँकि यहाँ पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, लेकिन वह जो आया तो अपनी भाषा में, वह अरबी भाषा में सुल्तान शब्द से अपने आप को संबोधित किया, इसीलिए उसे सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। जब तक सल्तनत रहेंगे तो इस तरीके से सल्तनत काल की शुरुआत जो हम करने जा रहे हैं, इस सल्तनत काल की शुरुआत में यहाँ ध्यान देंगे हम लोग कि किस तरीके से सल्तनत काल के महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो क्या क्या तथ्य हैं हम यहाँ जानेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं पहले कि महत्वपूर्ण तथ्यों में हम याद रखेंगे कि ये रहा महत्वपूर्ण तथ्य में ये। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का जो महत्वपूर्ण तथ्य था वो क्या था और कैसे कैसे हुआ। तो हम इसे देखेंगे कि इसमें भारत में मुस्लिम का उद्गम जो है 1192 ईस्वी तराइन के द्वितीय युद्ध से हुआ। पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी। मैंने बताया था कि 1191 में प्रथम तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। और यही जो 1192 ईस्वी में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गोरी यहाँ पे विजयी होगा। और विजयी होने के बाद से भारत में मुस्लिम साम्राज्य का उद्गम शुरू हो गया। अब पूछता है क्वेश्चन कि भारत में मुस्लिम शासकों का साम्राज्य जो फैला वह कब से फैला। तो 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। इस चंदावर के युद्ध के पश्चात मुस्लिम शासकों का साम्राज्य फैलना शुरू हो गया। नेक्स्ट है इसमें से देखो कि मुस्लिम प्रभुत्व का वास्तविक शुरुआत किसके समय से। तो मुस्लिम प्रभुत्व इसके पहले जो शासक होंगे कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ स्थापना करेगा ज़रूर, लेकिन जो इल्तुतमिश जब आएगा तो इल्तुतमिश के समय से यहाँ पे मुस्लिम प्रभुत्व का वास्तविक शुरुआत हो जाएगा। और दिल्ली सल्तनत में अगला क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा होगा। तो खिलजी वंश। मैंने बताया था कि 1290 से 1320 ईस्वी तक मात्र 30 वर्ष का इसका शासनकाल होगा खिलजी वंश का। और इसमें जो शासक आएंगे इसी 30 वर्ष में ये समापन की ओर चले जाएंगे। और उसके बाद से फिर एक दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला जो वंश है वह कौन सा वंश होगा। तो उसे हम याद रखेंगे, वह वंश होगा तुगलक वंश। ये वही तुगलक वंश है जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण शासक होंगे। 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक कुल 94 वर्षों का शासनकाल इनका होगा। तो इस तरीके से हम देख लेंगे 14 से 14, हालांकि इसको घटाएंगे तो इसमें से 96 वर्ष हो जाएंगे। तो इसको हम देखेंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि वंश के संस्थापक, ये मैं पिछले क्लास में बताया था और एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, लेकिन अब की बार जो दोहराऊँगा इसमें रहेगा किस वंश का संस्थापक कौन था और उसकी राजधानी उसने अपनी कहाँ बनाई, माने वंश कौन सा था, उस वंश का स्थापना किसने किया, उसने कहाँ से अपनी राजधानी बनाई और वो किस देश का था, वो जो व्यक्ति था किस देश के थे और उसकी मुख्य विशेषता क्या थी। तो इसको हम जानेंगे। सबसे पहले नंबर में है गुलाम वंश। गुलाम वंश जिसे कुतुबी वंश के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यह यहाँ पे शासन करेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इस कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है, यह कुतुबी वंश का संस्थापक माना जाता है। और इसने अपनी राजधानी लाहौर रखी थी। लाहौर से ही समझो कि यह माने सल्तनत काल पे ये राज करता था, माने वहीं पे सुल्तान था ये। और यह देश जो था यह तुर्क का रहने वाला था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसे याद रखेंगे कि किस देश से यह आया था, तो तुर्क का था। दिल्ली सल्तनत का ये संस्थापक माना जाता है। पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है, तो वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश के बाद जो दूसरा वंश आएगा वह होगा शमसी वंश। यह इसका संस्थापक इल्तुतमिश होगा और यह दिल्ली से पहला, माने दिल्ली से शासन करने वाला जो पहला शासक होगा वह इल्तुतमिश होगा, क्योंकि इसके पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जो होगा वह लाहौर से शासन करेगा, लेकिन
यह जो है इल्तुतमिश यह दिल्ली से शासन करना शुरू कर देगा। यह भी तुर्क का होगा। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, ये चालीसा का जनक इसको बोलते हैं, चालीसा इसको बोलते हैं। 40 तुर्कों का इसने समझो कि एक संगठन बनाया था जो ये देख रेख करते थे कि उसके खिलाफ़ कोई आवाज़ तो नहीं उठा रहा है। ये इस प्रकार के गुप्तचर भी थे, उसके रक्षक भी थे, तो चालीसा का ये जनक माना जाता है। आगे हम पढ़ेंगे इसमें से फिर से कि बलबनी वंश। तो ये बलबनी वंश जो पढ़ेंगे, इस बलबनी वंश में मुख्य तौर पे गियासुद्दीन बलबन, ये वही बलबन है जो दिल्ली से राज करेगा और यह भी तुर्क का होगा। और ये जाकर चालीसा का ये दमन करेगा। ये आ जाएगा तो चालीसा को माने जो 40 तुर्कों का जो समूह होगा उसका ये दमन कर देगा और ये ख़त्म करेगा। और कई सारे सुधार ये करेगा, आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद बलबनी वंश के बाद जो शुरू होता है वह जो वंश होगा उसे कहेंगे खिलजी वंश, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी इसका संस्थापक था और वह भी दिल्ली से ही शासन करेगा। यह भी तुर्क होगा। सबसे कम शासनकाल वाला वंश जो है खिलजी वंश ही रहेगा, मात्र 30 ईयर्स से कई बार बताया जा चुका है, उसे ध्यान से समझेंगे हम लोग। और नेक्स्ट है इसमें से तुगलक वंश। ये तुगलक वंश को याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा दिनों तक सबसे अधिक शासन कर काल वाला ये वंश है, सबसे अधिक दिनों तक ये सल्तनत काल में राज करेगा। गयासुद्दीन तुगलक गाजी के नाम से इसे संबोधित किया जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। तो गाजी मलिक इसका वास्तविक नाम होगा और इस तरीके से गाजी मलिक, गयासुद्दीन तुगलक जो गाजी मलिक के नाम से उपाधि ये पाएगा, दिल्ली से ये राज करेगा। और समझो कि यह भी तुर्क होगा, सबसे अधिक शासन करने वाला वंश। और इसी तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक आएगा और फिरोज शाह तुगलक आएंगे। फिर है सैयद वंश। सैयद वंश को जानेंगे कि सैयद वंश में आएगा खिज्र खां सैयद, ये उसका संस्थापक होगा। ये भी दिल्ली से शासन करेगा, ये भी तुर्क होगा। और अगला होगा सबसे अंतिम वंश जो होगा वह होगा लोदी वंश। लोदी वंश का संस्थापक की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे बहलोल लोदी लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे जगह कम है, मैं पहले भी बताया था। बहलोल लोदी लिख लेंगे हम लोग। तो इस तरीके से बहलोल लोदी हो गया हमारा। तो बहलोल लोदी संस्थापक लोदी वंश का हो गया हमारा बहलोल लोदी, दिल्ली से राज करेगा, ये भी शासन करेगा। और ये अफ़गान का होगा। लोदी वंश का जो संस्थापक होगा बहलोल लोदी, वह तुर्क का नहीं, यह पहला अफ़गान होगा। तो भारत का प्रथम अफ़गान वंश का शासक यही होगा। और इसी अफ़गान वंश को ख़त्म करके आगे फिर बाबर आएगा, वो भी अफ़गान का ही होगा। तो इस तरीके से हम ये जान गए कि कौन कौन इसमें से हैं। तो इसी तरीके से हमारा ये समाप्त होता है। फिर इसके आगे फिर हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण तथ्य में ही कि दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन है। तो हम बोलेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। मैं क्वेश्चन पूछते जाता हूँ बच्चे, अभी तो समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर इसे याद करोगे, ठीक से समझोगे कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कहता है कि दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक कौन, इल्तुतमिश। बहुत बढ़िया, ये जो आंसर दे रखा हूँ मैं इसे ढक लो एक तरफ से और उसके बाद तुम इसमें बताना शुरू करो। जैसे कहता है कि दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लाहौर से ही शासन किया था। मैंने समझो कि दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित करने वाला व्यक्ति जो था वह इल्तुतमिश था। और इल्तुतमिश के बाद से समझो कि इसके पहले जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, वह लाहौर से ही अपना शासन किया था। तो दिल्ली को सल्तनत की राजधानी स्थापित करने वाला पहला व्यक्ति जो होगा वह इल्तुतमिश होगा। अच्छा, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक अगर पूछा जाए तो शासिका इस मुस्लिम शासक अगर कहा जाए तो वह होगा इल्तुतमिश। और मुस्लिम प्रभुत्व की वास्तविक शुरुआत अगर जो कहा जाए तो वह इल्तुतमिश ही करेगा। और अगला है इसमें से कि मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। मैंने पहली बार कोई महिला शासिका मध्यकालीन में जो भारत पे राज की वह थी रजिया सुल्ताना, यह इल्तुतमिश की ही बेटी थी। और अगला इसमें दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। सबसे ज़्यादा दिनों तक बुढ़ापे तक शासन करने वाला सबसे वृद्ध शासक जलालुद्दीन खिलजी है। तो इसे भी नहीं भूलेंगे हम लोग। इसी जलालुद्दीन खिलजी को ख़त्म करके और उसका जो भतीजा होगा, जो उसका दामाद भी होगा वह होगा अलाउद्दीन खिलजी। तो इस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे इसमें से कि तुर्क शासक में सबसे अधिक शासन करने वाला व्यक्ति फिरोज शाह तुगलक होगा। जितने भी तुर्क शासक हम पढ़ेंगे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर और लोदी वंश के पहले तक जो भी शासक होंगे वो सब के सब तुर्क होंगे। उसमें फिरोज शाह तुगलक जो है
यह सबसे अधिक समय तक ये शासन करेगा और अपने शासन प्रबंध में ये खेती के लिए, नहरों की सिंचाई के लिए ये मुख्य तौर पे जाना जाएगा। तो कहता है कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक, ये इम्पोर्टेंट चीज़, इसको काफ़ी विवादित भी ये शासक रहा है, इसके बारे में जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आधुनिक आयुर्विज्ञान सहित कई विद्याओं में माहिर था, वह कौन था? तो उसे हम याद रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक। ये मोहम्मद बिन तुगलक कई मायने में महत्वपूर्ण है। एक तरफ ये विद्वान भी है, दूसरी तरफ इसकी विद्वता को लेकर आलोचनाएं भी की गई है, लेकिन ये महत्वपूर्ण शासकों में आता है सल्तनत काल में, तो इसे हम निश्चित रूप से याद रखेंगे। इसका क्वेश्चंस प्रीटी में भी पूछता है, मेंस में भी पूछता है। तो सल्तनत काल के 2-3 शासकों में सबसे महत्वपूर्ण शासक में अगर रखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक को रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी को रखेंगे, फिरोज शाह तुगलक को रखेंगे। ये बार बार इससे संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ हम लोग देखेंगे ठीक से। अगला है सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करने वाला दिल्ली का कोई सुल्तान था, तो वह कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। पूछता है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करने वाला सर्वप्रथम दिल्ली का सुल्तान कौन सा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। होली जैसे, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट, यह पहला शासक होगा जो होली जैसे धार्मिक त्योहारों में, देख लेंगे, होली जैसे धार्मिक त्योहारों में भाग लेने वाले दिल्ली का सुल्तान कोई था, तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक। काफ़ी अधिक क्वेश्चन इससे बनते हैं। फिर आता है कि दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो हिंदुओं के पर्व मुख्यतः होली में भाग लेता था, जिसके कारण ज़ियाउद्दीन बर्नी ने इसकी कटु आलोचना की। उस समय के महत्वपूर्ण लेखकों में ज़ियाउद्दीन बर्नी आता है, तो ज़ियाउद्दीन बर्नी को भी याद रखेंगे। और ज़ियाउद्दीन बर्नी के साथ साथ और भी इसमें से इतिहासकार आएंगे, जैसे बदायूनी हो गया, ज़ियाउद्दीन बर्नी हो गया, इब्न बतूता हो गया, ये सब नाम हम याद रखेंगे और ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, ये पूछता भी है। तो कहता है इसमें कि इतिहासकार बदायूनी ने, इसे भी याद रखेंगे हम लोग कि इतिहासकार बदायूनी ने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से, काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछता है स्टेटमेंट, सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई। ये किसने कहा था? तो हम लिखेंगे बदायूनी ने कहा था। किसने कहा था? बदायूनी। यह इतिहासकार है, मैंने बताया कि ज़ियाउद्दीन बर्नी है, बदायूनी है, उसके बाद इब्न बतूता है। ये महत्वपूर्ण उस समय के समकालीन लेखक थे जिनको हमें जानना है। और इसमें से अब इसमें है कि सबसे अधिक गुलाम रखने वाला सुल्तान कौन सा? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। इसे याद रखेंगे हम लोग कि सबसे अधिक गुलाम रखने वाला जो शासक था वह था फिरोज शाह तुगलक। फिर कहते हैं टोपरा तथा मेरठ के 2 अशोक स्तंभ को दिल्ली कौन लाया? तो फिरोज शाह तुगलक। प्राचीन इतिहास में हम अशोक का स्तंभ जब पढ़ेंगे तो अशोक के स्तंभ को टोपरा से तथा मेरठ से दोनों को दिल्ली लाने वाला जो व्यक्ति था वह फिरोज शाह तुगलक ही था। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण तथ्य हम शुरुआती दौर में पढ़ रहे हैं कि सल्तनत काल से संबंधित कोई प्रश्न ना छूटे बच्चों तुम लोग का। तो अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि इब्न बतूता। इब्न बतूता को डिटेल से तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन छोटा सा फिर से हम पढ़ रहे हैं कि इसको जानेंगे शॉर्टकट में कि इब्न बतूता जो होगा उसका शासनकाल 1333 से 1346 है। इसे शासनकाल नहीं बोलेंगे बल्कि उसका समय बोलेंगे जो यहाँ पे आएगा। तो उस तरीके से कि 1333 से लेकर 1346 ईस्वी तक ये भारत में रहेगा। इब्न बतूता वास्तविक तौर पे कहा जाए तो यह मोरक्को का मूल का अफ्रीकी यात्री था। मैंने समझो कि ये अफ्रीकी यात्री था, मोरक्को का ही रहने वाला था। उसने एक पुस्तक की रचना की जिसे कहते किताबुल रेहला, या इब्न बतूता का यह यात्रा विवरण है। रेहला कहा जाए, कभी कभी सिर्फ इसका नाम पूछ देता है रेहला। रेहला की रचना किसने की? तब भी हम बोलेंगे इब्न बतूता। किताबुल रेहला अगर कहता है तब भी बोलेंगे हम लोग इब्न बतूता। अगला इसमें से कि इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल अर्थात 1325 से 1351 ईस्वी में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल था उसी समय ये भारत आया था, इसे याद रखेंगे हम लोग। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को काजी नियुक्त किया था। पूछता है परीक्षा में इब्न बतूता को क्या नियुक्त किया गया था? तो काजी के नाम से इसे नियुक्त किया गया था। 1342 में सुल्तान का दूत बनाकर इसे चीन भेजा गया, इसे भी याद रखेंगे। सुल्तान ने अपना दूत बनाकर, पूछता है कि चीन किसे भेजा? तो इब्न बतूता को भेजा था। तो इस तरीके से इब्न बतूता के बारे में शॉर्टकट में हमने यहाँ बताया, आगे डिटेल से पढ़ेंगे इसको हम लोग।
अब उस समय के जो महत्वपूर्ण युद्ध थे, उस युद्ध के बारे में थोड़ा सा इसी मूल हिस्से में हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन सा मूल युद्ध हुआ और किसके किसके बीच हुआ था। तो 1178 ईस्वी, फिर से मैं बता दूं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पूर्व हम कुछ घटनाओं को, कुछ युद्धों को पढ़ेंगे, जिसमें 1178 ईस्वी का यह युद्ध है माउंट आबू का युद्ध। यह मोहम्मद गोरी तथा मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय के बीच हुआ था, और युद्ध में मूलराज द्वितीय यह युद्ध जीत गया था, अर्थात भीम द्वितीय युद्ध जीत गया था, मोहम्मद गोरी वापस चला गया। लेकिन फिर 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, और तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में पृथ्वीराज चौहान यह युद्ध जीत गया। मोहम्मद गोरी किसी तरीके से जान बचाकर इसमें से भागा। तीसरा जो युद्ध हुआ इसका, वह 1192 ईस्वी का युद्ध हुआ। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, और द्वितीय युद्ध समझो मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच, और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी विजयी हुआ। चूँकि पहली बार युद्ध की विजय के बाद से पृथ्वीराज चौहान के जितने भी वहाँ पे सैनिक थे, ये सब इतनी खुशियाँ मनाने लगे कि उन्हें लगा कि बड़ी मार मारे हैं। ऐसा कहकर वे काफ़ी खुश थे कि हम लोग मोहम्मद गोरी को इतना पराजित किए, फिर नाम नहीं लेगा। लेकिन ये भूल गए, अपने अस्त्र शस्त्र की तैयारी में, अपने योग की तैयारी में, अपने अभ्यास की तैयारी में नहीं रहे, और अचानक से रात्रि का आक्रमण करके 1192 से मोहम्मद गोरी ये सबको चौंका दिया। और इससे पहले कि ये लोग संभलते, ये सबको खात्मा करके मोहम्मद गोरी विजय का पताका फहरा चुका था। और 1194 ईस्वी में फिर अगला युद्ध जो होता है चंदावर का युद्ध, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में। ये वही जयचंद है जो पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया था, और वही जयचंद आगे चलकर मोहम्मद गोरी से फिर युद्ध किया, और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी फिर विजय हुआ, और इसमें से जयचंद की काफ़ी हार हुई, शिकस्त हुई। इस तरीके से फिर आगे चलकर तराइन का द्वितीय युद्ध के बाद तराइन का तृतीय युद्ध, इसे याद रखेंगे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय 1192, फिर तराइन का तृतीय युद्ध जो हुआ वह हुआ 1215 ईस्वी में। यह इल्तुतमिश वर्सेस यल्दौज के बीच हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश विजयी हुआ था और यल्दौज जो था वह हार गया था। तो इल्तुतमिश की विजय इसमें हुई थी। फिर इसमें से 1518 ईस्वी, इसे याद रखेंगे हम लोग, इसे हम खातोली का युद्ध कहते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसे भी समझ लेंगे। ये महाराणा संगा, इसे खातोली के युद्ध के नाम से जाना जाएगा। तो 1518 ईस्वी, इसे हम फिर से बता देते हैं, 1518। 1518 में जो खातोली का युद्ध हुआ, इसमें महाराणा संगा वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच महाराणा संगा इसमें विजय हुए थे और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। और अंतिम जो युद्ध हुआ 1526 ईस्वी, सल्तनत काल का महत्वपूर्ण युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं इसे, पानीपत, इसे याद रखेंगे। दोनों को एक ही में लिखेंगे, नाम मैं फिर से रखता हूँ, पानीपत। यह इस समय हरियाणा में है। तो इस तरीके से पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच यह युद्ध हुआ, और अफ़गान के चगताई तुर्क शाखा का रहने वाला बाबर इस युद्ध में तुलगमा पद्धति के तहत और यहाँ पे तोप का इस्तेमाल करके बाबर जो है इस युद्ध में विजय प्राप्त किया, और इस तरीके से दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। तो दिल्ली सल्तनत के पूर्व से लेकर और दिल्ली सल्तनत के अंत तक हम पढ़ चुके हैं। अब इससे संबंधित यदि किसी प्रकार की कोई अगर परेशानी हो रही है बच्चों, तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो, समझ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। फिर इसके आगे फिर हम सल्तनत काल को हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे। हम इसको क्लास 1 के नाम से डालेंगे। इसके बाद सल्तनत काल 1, 2, 3, 4, 5 करके हमारी क्लासेस चलती रहेगी। वीडियो कंटिन्यू देखते रहो। अब यदि ये अच्छा लगता है, वीडियो समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। हाँ, आपका कमेंट जो है निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आना चाहिए, ताकि मैं अगला वीडियो फिर अपलोड कर सकूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सल्तनत काल। हमने यहाँ लिखा है दिल्ली सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी। तो इसको जो हम पढ़ेंगे, इसमें हम जानेंगे कि सल्तनत काल क्या है, सल्तनत काल किसे कहते हैं। तो ये सब कुछ पढ़ने के पहले, दिल्ली सल्तनत को पढ़ने के पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री के बैक साइड में हम लेकर चलते हैं। तो मैं सबसे पहले हमने बताया था कि भारतीय इतिहास को 3 कालखंड में हम बांटते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो यह जो काल है दिल्ली सल्तनत काल, या मध्यकाल के इतिहास में आता है।
और मध्यकाल के इतिहास में हम पढ़ेंगे। अब बात यह है कि शुरू में मैंने बताया था कि एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले मैं बताया था प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। हड़प्पन कल्चर जो मैं बताया था, प्री हड़प्पन कल्चर में जो भी है वो मैं पढ़ा दिया। उसके बाद मैंने बताया हड़प्पा काल क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं से लेकर सब कुछ। तो हड़प्पा काल कहा जाए या सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाए, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद फिर शुरू होता है उसमें से वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता भी ख़त्म हो चुका था। वैदिक सभ्यता के बाद फिर हम महाजनपद काल शुरू किए थे। महाजनपद काल में कौन कौन से धर्म की उत्पत्ति हुई, महावीर के बारे में, उसके बाद समझो कि बौद्ध धर्म के बारे में और कई संप्रदायों के बारे में हमने तुम्हें कई विचार उत्पन्न हुए उसके बारे में मैं बताया। वहाँ मैं रोकता हूँ और फिर मैं शुरू करता हूँ सल्तनत काल, क्योंकि इतिहास जो 3 कालखंड में हमें पढ़ना है, प्राचीन भी पढ़ना है, मध्यकालीन भी पढ़ना है और आधुनिक भी पढ़ना है। तो प्राचीन इतिहास हम उससे कहते हैं, थोड़ा ये जानेंगे हम लोग भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में कि जिस समय तक हमारे देश के लोग ही हमारे देश में यहाँ राजा बनते थे, यहीं जन्म लेते थे, यहीं उनकी मृत्यु होती थी, यहाँ के कार्यकलाप में वे सब हिस्सा लेते थे, उसे हम प्राचीन इतिहास के नाम से जानते हैं। मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत वहाँ से होती है जब हमारे देश पे कोई बाहरी व्यक्ति आकर आक्रमण करता है यहाँ, और यहाँ के रास्ते खोल देता है बाहरी वालों के लिए, और बाहर से जो व्यक्ति आए यहाँ पर हमारे देश में और यहाँ आकर वे शासन करना शुरू कर दिए, तो उस काल को कहते हैं मध्यकाल। मध्यकाल का 2 कालखंड उसमें हमें पढ़ना है। पहला जो पढ़ना होता है मध्यकाल में, वह हम पढ़ेंगे इसमें से दिल्ली का सल्तनत काल, और दूसरा कालखंड हम इसी का पढ़ेंगे मध्यकाल में मुग़ल काल। अर्थात सल्तनत काल और मुग़ल काल ये दोनों समाप्त करते हैं तो मध्यकाल हमारा समाप्त हो जाता है। और आधुनिक काल की शुरुआत करेंगे अंग्रेज़ों के आगमन से 1526 ईस्वी के बाद से। इसमें हम लोग 1526 ईस्वी में मुग़ल का आगमन होगा, और मुग़लों के आगमन से लेकर और उसको हम 1757 तक पढ़ेंगे, समझे कि प्लासी के युद्ध तक, और प्लासी के युद्ध से ही शुरुआत कर देंगे हम लोग आधुनिक काल का। तो हम दिल्ली सल्तनत काल के बारे में थोड़ा सा पढ़ने के पहले इसकी मैं भूमिका थोड़ा सा बता दूं कि सबसे पहले जब हमारे देश में प्राचीन भारत का हम इतिहास पढ़ते हैं तो ये हुआ हमारा प्राचीन भारत। प्राचीन भारत के इतिहास में भारत के ही जो शासक होते थे, प्राचीन भारत में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो हड़प्पा काल पढ़ेंगे, वैदिक काल पढ़ेंगे, वैदिक के बाद वैदिकोत्तर काल पढ़ेंगे, महाजनपद काल पढ़ेंगे, फिर मौर्य काल पढ़ेंगे, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। तो प्राचीन भारत के अंतिम समय की बात मैं कर रहा हूँ, जब गुप्तों की समाप्ति पर जो गुप्तोत्तर काल की शुरुआत होगी, उसी काल में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नामक एक व्यक्ति आएगा अरब से, और वह जो शासक होगा हमारे भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से पे आक्रमण करेगा। आक्रमण करने के बाद से वह रास्ता खोल देगा कि भारत पे कोई भी चाहे तो आक्रमण कर सकता है। 712 ईस्वी की बात से हम यहाँ शुरू करेंगे। अगली घटना मुख्य तौर पे हम बता रहे हैं, यहाँ पर सब तो नहीं बताएंगे लेकिन डिटेल में मुख्य तौर पे मैं बता रहा हूँ। 1000 ईस्वी, इसे हम याद रखेंगे। इसके जाने के बाद से 1000 ईस्वी से लेकर 1000 और यहाँ पर ये 25 ईस्वी तक, ये समझो कि यहाँ पर महमूद गजनवी, जिसे महमूद गजनवी के नाम से जानते हैं, गजनवी, ये महमूद गजनवी जो है, ये पेन से लिखने में दिक्कत हो रहा है यहाँ पर स्क्रीन पे, फिर भी समझेंगे हम लोग। महमूद गजनवी आएगा 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी तक मुख्य तौर पे उसका आक्रमण होगा। 1027 तक उसकी अंतिम आक्रमण हो जाएगी। उसके बाद से 1027 ईस्वी तक हम ये जान लेंगे इसमें। उसके बाद से उसका अंतिम आक्रमण होगा। उसके जाने के बाद से फिर हमारे भारत पे अगला जो इन्वेडर्स होगा, अगला आक्रमणकारी जो होगा, जो इम्पोर्टेंट की मैं बातें बता रहा हूँ, उसमें होगा मोहम्मद गोरी। 1100, इसको हम थोड़ा समझ लेंगे, 1191 ईस्वी और 1192 ईस्वी, इस दोनों ईस्वी को हम याद रखेंगे। ये तराइन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये हो गया तराइन का युद्ध। तो तराइन का युद्ध ये प्रथम युद्ध कहलाता है और ये तराइन का द्वितीय युद्ध कहलाता है। तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध जो होगा, यह होगा समझो कि
मोहम्मद गोरी, इसे हम याद रखेंगे यहाँ पे, ये हो गया मोहम्मद गोरी के बीच यह अरब शासक होगा। और हमारे यहाँ का जो व्यक्ति होगा भारत के उत्तर पश्चिम में से मुख्य तौर पे राजस्थान के हिस्से में राज करने वाला पृथ्वीराज चौहान, जो उस समय का महत्वपूर्ण शासक यहाँ होगा, पृथ्वीराज चौहान। यह भारत का महत्वपूर्ण शासक होगा। इस दोनों के बीच में जो प्रथम युद्ध होगा, प्रथम युद्ध में ये मोहम्मद गोरी की हार हो जाएगी, लेकिन द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होगी। और पृथ्वीराज चौहान की समाप्ति के बाद 1192 ईस्वी में जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी पराजित कर देगा, तो यहाँ से जाने के पहले वह अपना एक गुलाम हमारे भारत में छोड़कर चला जाएगा, जिस गुलाम का नाम होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और वही कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेगा। तो हम दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरुआत करेंगे। आगे चलकर समझो कि वही मोहम्मद गोरी, जिस मोहम्मद गोरी की हम बात कर रहे हैं, यह मोहम्मद गोरी 1206 ईस्वी में जैसे इसकी मृत्यु होगी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बनेगा और एक वंश की स्थापना करेगा जिसे कहेंगे गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में गुलाम वंश के नाम से यहाँ पे शासन करना शुरू करेगा। तो जो पहला उसका वंश होगा उसे कुतुबी वंश के नाम से जानेंगे हम, अर्थात गुलाम वंश में इसमें कई सारे इसमें से वंश आएंगे, जैसे कुतुबी वंश इसमें से पहला से आ जाएगा कुतुबी वंश। उसके बाद से इसी में से अगला जो वंश आएगा वो होगा शमसी वंश, इसे भी पढ़ेंगे हम लोग, ये गुलाम वंश यही है। और शमसी वंश के समाप्ति के बाद से फिर यहाँ का जो अगला वंश आएगा वह वंश होगा इसमें से बलबनी वंश। तो इस तरीके से ये बलबनी वंश हो गया। 3 वंश हम गुलाम वंश का पढ़ेंगे। तो उस तरीके से अब हम इसमें से डिटेल से अध्ययन करने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत। तो अभी तक समझ में आ गया हो गया कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कैसे हुई। तो फिर से एक बार मैं बता दूं कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत के लिए हम प्राचीन हिस्ट्री से थोड़ा सा जानेंगे। प्राचीन भारत के अंतिम काल में अर्थात गुप्तोत्तर काल में 712 में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होगा। फिर 1000 ईस्वी से शुरुआत होगा। 17 बार आक्रमण करेगा 1000 से 1027 ईस्वी तक महमूद गजनवी, और 17 बार भारत पे जो आक्रमण करेगा यहाँ लूट खसुट मचाने के लिए करेगा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ से लूट कर लेकर जाएगा बहुत सारा धन संपत्ति। और उसके बाद 11 से 91 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होगा। आप मोहम्मद गोरी जब जाएगा तो अपना जो गुलाम एक छोड़ कर जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो, तो वही हमारे भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेगा। तो हम पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। तो दिल्ली सल्तनत पर हम थोड़ा सा जानेंगे कि सबसे पहला जो वंश होगा उसे हम कहेंगे पहले वंश को गुलाम वंश। जब गुलाम वंश ख़त्म हो जाएगा तो गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चलेगा। ये जब चला जाएगा तो दूसरा वंश इस पर आएगा। इसके बाद से खिलजी वंश, यह 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन करेगा दिल्ली पर। खिलजी वंश की समाप्ति पर अगला वंश आएगा, तीसरा वंश जो होगा वह होगा तुगलक वंश, यह 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक रहेगा। फिर उसके बाद इसके समाप्ति पर चौथा जो वंश इस पर राज करेगा वह होगा सैयद वंश। तो सैयद वंश 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक इस पर शासन करेगा। और पांचवा और अंतिम सल्तनत काल का जो वंश होगा वह होगा लोधी वंश, 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। इसी लोधी वंश को अंत में इसके अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को बाबर आएगा और उसको समाप्त करके दिल्ली सल्तनत का अंत कर देगा और यहाँ पे मुग़ल काल की शुरुआत कर देगा, अर्थात मुगलिया सल्तनत शुरू हो जाएगा। तो हम एक एक करके इसमें एक्सप्लेन करते हैं और आज के क्लास में हम दिल्ली सल्तनत की ये पांचों वंश के बारे में पहले जानेंगे। तो हम पहले जो पढ़ने जा रहे हैं गुलाम वंश। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे पहले गुलाम वंश को ठीक से देख लिए। गुलाम वंश 1206 ईस्वी से लेकर 1590 ईस्वी तक, और इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले शासन किया, इसलिए उसके वंश को कुतुबी वंश के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसका कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक था। पूछता है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो हम बोलेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद आराम शाह उसका जो पुत्र था वह होगा, इसमें से उसका गुलाम कह सकते हैं इसको, तो वह यहाँ पे शासन करेगा आराम शाह यहाँ पर 8 माह तक। और उसके बाद से इसके बाद ये
कुतुबी वंश के बाद अगला जो वंश आएगा उसे कहेंगे हम लोग शमसी वंश। तो शमसी वंश तो अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक में हम दो ठो नाम याद रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का वंश जो कुतुबी वंश होगा, उस कुतुबी वंश में दो व्यक्ति है, कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह। उसके बाद शमसी वंश आ जाएगा। शमसी वंश में जो शासक होगा शमसी वंश का, वो कहलाएगा इल्तुतमिश। 1210 ईस्वी से लेकर और 1236 ईस्वी तक यह इल्तुतमिश शासन करेगा। तो इस तरीके से इल्तुतमिश को हम पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगाएंगे इस पर भी हम, कुतुबुद्दीन ऐबक पर भी स्टार लगाएंगे। या उसके बाद समझो कि इसके बाद इसका शासक बनेगा रुकनुद्दीन फिरोज़ शाह। तो इस तरीके से रुकनुद्दीन फिरोज़ शाह 1236 ईस्वी में कुछ दिनों के लिए शासक बनेगा। उसके बाद चूँकि यह इल्तुतमिश का अयोग्य पुत्र होगा, तो पहली बार भारत में दिल्ली सल्तनत में, माने भारतीय इतिहास में पहली बार सुल्तान के तौर पे, माने सल्तनत काल की किसी महिला के द्वारा जो राज किया जाएगा वह होगी रज़िया सुल्ताना। तो रज़िया सुल्ताना को याद करेंगे। इल्तुतमिश की ये बेटी है, बेटी होने के बावजूद भी यह वहाँ का शासन अपने हाथों में संभालती है, क्योंकि रुकनुद्दीन फिरोज़ शाह की योग्य शासक नहीं होगा, इसलिए रज़िया सुल्ताना अपने हाथों में शासन लेगी और 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक शासन करेगी। इसके बाद यहाँ का शासन मोइनुद्दीन बहराम शाह संभालेगा 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक। उसके बाद शासन आएगा अलाउद्दीन मसूद शाह के हाथ में। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी तक इसका शासन देखेगा। उसके बाद इसका शासनकाल आ जाएगा नसरुद्दीन महमूद के हाथ में, जो 1246 से 1266 ईस्वी तक शासन करेगा, नसरुद्दीन महमूद। और इस तरीके से यहाँ एक से एक कमज़ोर शासक आते रहेंगे। इसमें से महत्वपूर्ण शासकों में हम याद रखेंगे सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को, उसके बाद इल्तुतमिश को, फिर रज़िया सुल्ताना को। अब बाकी शासक को हम ऐसे हिस्ट्री के दृष्टिकोण से याद करेंगे, लेकिन जो मैं नाम बताया वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। गुलाम वंश के अंतिम वंश में आया बलबनी वंश, इसे हम याद रखेंगे। बलबनी वंश का जो शासक होगा गियासुद्दीन बलबन, यह बलबन के नाम से विख्यात होगा और यह दिल्ली सल्तनत में कई सारे ये चेंजिंग करेगा, उठने का, बैठने का, राज दरबार में प्रवेश करने का, सिजदा पाबोस प्रथा, कई सारी प्रथाएं। तो बलबन को भी हम स्टार लगा लेंगे, इसको भी देखेंगे 1266 ईस्वी से लेके 1287 ईस्वी तक। और इसके बाद फिर इसका अयोग्य शासक सब आएगा कैकुबाद 1287 से 1290 ईस्वी तक। और इसका अंतिम शासक होगा क्यूमर्स, 1290 ईस्वी में ये शासक बनेगा। लेकिन क्यूमर्स एक कमज़ोर शासक होगा और उसी के समाप्ति पर समझो कि एक नया वंश अब शुरू हो जाएगा, खिलजी वंश। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी में ये क्यूमर्स की हत्या करके उसके बाद यहाँ का शासक बनेगा और 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक 4 ही साल शासन करेगा। तो इसका भतीजा जो होगा अलाउद्दीन खिलजी, इतिहास में यह भी फेमस एक पर्सनालिटी है, तो इसको भी याद रखेंगे हम लोग। तो अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके और वह वहाँ का शासक बन जाएगा और वह 1236 तक 1236 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक ये काफ़ी बेहतर ये शासन करेगा अपने समय में। बाज़ार व्यवस्था, बाज़ार प्रणाली इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, उसे हम जानेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी को हम ज़रूर पढ़ेंगे 1236 से 1316 ईस्वी तक। यही अलाउद्दीन खिलजी है जो पद्मावती नामक जो पिक्चर आई थी अभी हाल ही में कुछ साल पहले, तो वो जिस पर विवाद हुआ था अलाउद्दीन खिलजी को लेकर। लेकिन मुख्य तौर पर अलाउद्दीन खिलजी को इतिहास में इसके बाज़ार नियंत्रण प्रथा के नाम से जानते हैं। और इसके बाद जो शासक होगा वह शासक होगा शहाबुद्दीन उमर। तो इस तरीके से शहाबुद्दीन उमर 1316 में 35 दिन के लिए शासक बनेगा। और इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक मात्र 4 साल ये शासक रहेगा। उसके बाद नसरुद्दीन खुसरो यह शासक बनेगा 1320 में। लेकिन इसके समाप्ति पर फिर एक नया वंश, अगला जो वंश आ जाएगा वह अगला वंश तीसरा वंश कहलाएगा, वह है तुगलक वंश। माने सबसे पहले हमारा गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश और अब आ रहा है तुगलक वंश। तो गियासुद्दीन तुगलक, उसकी समाप्ति पर 1320 ईस्वी में यह आता है और 1320 ईस्वी से लेकर
और 1325 ईस्वी तक 5 साल गयासुद्दीन तुगलक शासन करता है। उसके बाद जो शासक आएगा मोहम्मद बिन तुगलक, यह भी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण शासक है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जिसे पागल सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसने अपने कई कार्यकलाप के लिए इसे हिस्ट्री में जाना जाता है। तो इसे हम याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक को 1325 से 1351 ईस्वी तक। मोहम्मद बिन तुगलक की समाप्ति पर आएगा फिरोज शाह तुगलक। यह नहर व्यवस्था के लिए और जल निकास व्यवस्था और जल व्यवस्था के लिए, खेती के लिए ये काफ़ी फेमस ये शासक हुआ, फिरोज शाह तुगलक। तो इसे भी हम याद रखेंगे, फिरोज शाह तुगलक को। तो ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी स्टार लगा लेंगे। 1351 से 1388 ईस्वी तक। और इसके बाद आएगा नसरुद्दीन महमूद तुगलक, 1398 ईस्वी में अंतिम शासक बनेगा। लेकिन इसकी समाप्ति करके फिर सैयद वंश शुरू हो जाएगा, चौथा वंश यहाँ पे शुरू हो जाएगा। इस तरीके से फिर से मैं बता दूं कि जो शासनकाल है, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश 1206 से 1290 तक। उसकी समाप्ति पर आएगा खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। तीसरे नंबर में आएगा तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। और अगला है सैयद वंश 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। सबसे छोटा कालखंड दिल्ली सल्तनत काल में इसी का रहा है, जिसमें इसका संस्थापक होगा खिज्र खां सैयद। तो खिज्र खां पूछता है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां 1414 ईस्वी में। फिर इसका महत्वपूर्ण शासक जो होगा वह होगा मुबारक शाह 1421 ईस्वी में। फिर आएगा अलाउद्दीन शाह और आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। इस तरीके से ये खास इंपॉर्टेंट उसके शासक नहीं हो पाएंगे। और इसके समाप्ति पर लोधी वंश शुरू हो जाएगा। तो लोधी वंश को हम पढ़ेंगे, इसमें का दिल्ली सल्तनत काल का पांचवा शासक, पांचवा वंश हम इसे कहेंगे लोधी वंश। एक बार फिर से मैं बता दूं कि दिल्ली सल्तनत में, सल्तनत काल में सबसे पहला वंश होगा गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, और सैयद वंश की समाप्ति पर आया लोधी वंश 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। लोधी वंश का संस्थापक इसमें माना जाता है बहलोल लोधी। ये याद रखेंगे हम लोग, मैं कई बार समझाता हूँ। बहलोल लोधी 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक ये शासन करेगा दिल्ली सल्तनत पे। तो इस तरीके से कई बच्चे भूलवश इसको बकलोल लोधी लिखते हैं, लेकिन भूलना नहीं है, बहलोल लोधी लिखेंगे हम। और बहलोल लोधी के बाद अगला जो शासक हुआ वह होगा इसमें से सिकंदर लोधी। बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी भी महान शासकों में आता है, इसे भी पढ़ेंगे हम लोग 1489 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक। और सिकंदर लोधी के बाद अंतिम लोधी वंश का जो शासक होगा वह होगा इब्राहिम लोधी। काफ़ी इम्पोर्टेंट, 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक ये शासन करेगा। लेकिन इसी इब्राहिम लोधी के समय अफ़गान के चगताई तुर्क शाखा का एक व्यक्ति होगा जिसका नाम होगा बाबर। ये वही बाबर है जो जब भारत पे आएगा तो इब्राहिम लोधी को इसमें से 1526 ईस्वी में इसमें से पानीपत के प्रथम युद्ध में इसको समाप्त करेगा। और पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को समाप्त करने के बाद से तब ये लोधी वंश का समापन हो जाएगा, सल्तनत काल का समापन हो जाएगा। और तब बाबर के द्वारा एक नया वंश शुरू किया जाएगा जिसे हम कहेंगे मुग़ल वंश, जो ग्रेट एम्पायर के नाम से जाना जाएगा, मुग़ल वंश। तो हम इस बाबर को पढ़ने के पहले दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण शासकों की एक बार फिर से मैं दोहरा दूँ कि दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, इसमें कौन कौन से शासक महत्वपूर्ण थे, कौन कौन सा वंश दिल्ली सल्तनत काल में शासन किया। तो सबसे पहले गुलाम वंश 1206 से 1290 तक। इसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक को हम सबसे पहले स्टार लगा रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ लेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसमें से शमसी वंश का इल्तुतमिश, उसके बाद रज़िया सुल्ताना, इस पर भी स्टार लगाते हैं। तो रज़िया सुल्ताना के बारे में हम कालखंड इसका ठीक से देखेंगे। और फिर इसके महत्वपूर्ण शासकों में हम आगे पढ़ेंगे। इसी में से बलबनी वंश का गयासुद्दीन बलबन, ये नाम हम याद रखेंगे गुलाम वंश में। फिर दूसरा खिलजी वंश, खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शहाबुद्दीन, कुतुबुद्दीन मुबारक, नसरुद्दीन खुसरो, ये नाम याद रखेंगे। इसमें से अलाउद्दीन खिलजी को महत्वपूर्ण तौर पे हम जानेंगे।
फिर तीसरा है तुगलक वंश, और जिसमें से मोहम्मद बिन तुगलक को हम मुख्य तौर पर जानेंगे और फिरोज शाह तुगलक को भी जानेंगे। और इसमें से चौथा है सैयद वंश, जिसमें खिज्र खां इसका संस्थापक था, उसे याद रखेंगे हम लोग। और पांचवा है लोधी वंश, तो लोधी वंश में संस्थापक में है बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी महान शासकों में आएगा। और इब्राहिम लोधी तो अंतिम वो शासक था जिसको समाप्त करके भारत में सल्तनत काल को ही समाप्त कर दिया गया बाबर के द्वारा। और वह अफ़गान के चगताई तुर्क शाखा का बाबर आकर भारत में यहाँ पर मुगलिया सल्तनत की स्थापना करेगा, मुग़ल वंश का स्थापना कर देगा। तो इस तरीके से दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सा वंश सबसे पहले आया, उसके बाद कौन आया, ये क्रम हम ठीक से पढ़ेंगे, ये जानेंगे, क्योंकि परीक्षा में बार बार इसको पूछता है। और इसका क्रम पूछता है कि दिल्ली सल्तनत में सल्तनत काल में कौन सा वंश सबसे पहले आया, उसके बाद कौन आया, इसको बढ़ते क्रम में सजाएं। या दूसरे नंबर पे कौन था, तीसरे नंबर पे कौन था, कौन सा राजा किस वंश से संबंधित है, किस राजा का कालखंड क्या है, इसको ठीक से देखें। फिर इसके अगले लेसन में, अगले वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के आगे गुलाम वंश की शुरुआत करेंगे और इसका डिटेल पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसको देखो, समझो, और कोई दिक्कत होता है बच्चों तो फिर आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, समझ भी सकते हैं, और कोई परेशानी हो तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। तब तक के लिए इसे देखो, समझो, और अगले वीडियो का फिर वेट करो आपसे।